नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ऐसा व्यक्तित्व जो राष्ट्रपति होते हुए भी कभी राष्ट्रपति नहीं बने। बुक पार्ट 23 कंटिन्यू करती हूँ। डॉक्टर की उपाधि से सम्मान। सन 1757 में नियामक समिति का प्रतिनिधि बनने के पश्चात बेंजामिन काफ़ी समय तक लंदन में रहे। वहीं से उनका अपनी पत्नी डेबोरा से पत्र व्यवहार लगातार चलता रहता था। वे अपनी हर छोटी बात भी डेबोरा को लिख भेजते थे। वे लगभग 10 वर्ष तक इंग्लैंड की राजधानी लंदन में रहे। इस दौरान वे सदा जनता के हितों की बात सोचते और पूरी निष्ठा से उनकी सेवा करते रहे। उन्हें प्रकृति से संबंधित अनेक विषयों के बारे में सोचने तथा उन पर गहन अध्ययन करने का शौक था। वे अक्सर जल, पृथ्वी, वायुमंडल, सागर तथा मौसमों के बारे में विचार किया करते थे। प्रकृति किस प्रकार अपना कार्य करती है और वह उस कार्य को निरंतर करती रहती है, यह सोचकर कभी कभी उन्हें बहुत हैरानी होती थी। एक दिन सवेरे जब वे बाहर टहल रहे थे, तब उन्होंने एक घर के बाहर किसी वृद्ध महिला को झाड़ू लगाते हुए देखा। वे उसे ऐसा करते हुए देखकर ठिठक कर रुक गए। उनका घर वहां से थोड़ी ही दूरी पर था। वे उस महिला के पास गए और उससे कहा कि यदि आप इस पूरी गली की सफाई कर देंगी तो मैं आपको 1 शिलिंग दूंगा। उस वृद्ध महिला ने यह कार्य करने के लिए हाँ कह दिया। इतना कहकर वे अपने घर आ गए। थोड़ी देर में जब वे पुनः बाहर जाने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि उस महिला ने अपनी सेहत की परवाह न करते हुए पूरी गली का कूड़ा उठाकर बड़े नाले में फेंक दिया था और उसे पानी से बहा दिया था। अब पूरी गली दिखने में बहुत सुंदर और साफ लग रही थी। बेंजामिन ने मेहनताने के रूप में उस महिला को 1 शिलिंग दे दिया। इस घटना के बाद से उनके मन में यह विचार आया कि क्यों न इसी प्रकार शहर में सभी गलियों और सड़कों की सफाई रोजाना हो जाया करे। बस फिर क्या था, देखते ही देखते उन्होंने इसके बारे में कई उच्च अधिकारियों से बात की। उनका विचार था कि इसी प्रकार सभी बाजार व दुकानों के बाहर रोजाना उनके खुलने से पूर्व सफाई होनी चाहिए ताकि स्वच्छता बनी रहा करे। इस योजना को कार्यान्वित करने में थोड़ा समय लग गया, किंतु इससे पता चलता है कि बेंजामिन हमेशा से लोक हितों का बहुत ध्यान रखते थे। यही नहीं, उन्होंने घरों के बाहर पक्के फुटपाथियों तथा पक्के फर्श के निर्माण कार्य का भी विचार जताया, जिसे बाद में पूरा किया गया। अपने कार्य के साथ साथ वे अक्सर भ्रमण के लिए निकल जाते तथा प्रकृति के अनुपम दृश्य का आनंद उठाते। वे कभी किसी झील में नौका विहार के लिए चले जाते, जो कि उनका बरसों पुराना शौक था। कभी किसी पर्वतीय स्थल पर चले जाते और वहां कुछ दिन बिताते। उन्हें गीत गाने, नाटक देखने व संगीत सुनने का शौक तो बहुत पहले से था। वे अक्सर किसी थिएटर में चले जाते और नाटकों का आनंद लेते। विज्ञान के प्रयोग भी उनके आवश्यक कार्यों में से एक थे। उन्हें जब भी समय मिलता तो वे नए से नए प्रयोग करने में अपने आप को व्यस्त रखते। उन्होंने अपने घर में एक बिजली बनाने का यंत्र रखा हुआ था, जिसे वे अक्सर लोगों को दिखाया करते थे। उनके अद्भुत कार्यों तथा विज्ञान जगत में अमूल्य योगदान को देखते हुए एडिनबर्ग तथा सेंट एंड्रूज विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टर की उपाधि से विभूषित किया। यही नहीं, लंदन से वापस आने से पूर्व उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से भी अलंकृत किया। अतः वे केवल बेंजामिन फ्रैंकलिन न होकर डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन हो गए थे। एक बार वे आयरलैंड की यात्रा पर थे। वहां किसी सज्जन ने उनसे पूछा कि आप यह निर्णय कैसे करते हैं कि कोई काम करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। हम इस पर बेंजामिन ने जवाब दिया, देखो महाशय, मैं जब भी ऐसी दुविधा में होता हूँ तो एक कागज लेकर उसके 2 टुकड़े कर लेता हूँ।
फिर मैं एक टुकड़े पर उसके सारे सकारात्मक प्रभाव लिख लेता हूँ और दूसरे टुकड़े पर उसके नकारात्मक प्रभाव लिखता हूँ। लगातार 3-4 दिनों तक ऐसा करते रहने के पश्चात मैं उन दोनों कागज के टुकड़ों पर लिखे हुए प्रभावों को गिनता हूँ। यदि उक्त कार्य के सकारात्मक प्रभाव अधिक होते हैं तो मैं वह काम कर लेता हूँ, और यदि उसके नकारात्मक प्रभाव अधिक होते हैं तो मैं वह काम नहीं करता। ऐसा करने से मुझे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि मेरा हर काम सोच समझकर किया हुआ होता है। उनका तेज मस्तिष्क, जिज्ञासु प्रवृत्ति तथा अवलोकन शक्ति के आधार पर ही वे तत्व ज्ञान के अनेक प्रयोग करने में सक्षम हुए। उनके प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता था। कहा जाता है कि देश के राजकीय कार्यों में उनका बहुत सा समय खर्च हुआ, अन्यथा वे अपने तत्वज्ञान के बल पर इस जगत के लिए और अधिक सुविधाएं जुटाने में सफल हो पाते। पुत्री का विवाह और पत्नी से वियोग। फिलाडेल्फिया में बेंजामिन की अनुपस्थिति में उनका नया मकान बन रहा था। उस मकान का सारा कार्य डेबोरा की देखरेख में हो रहा था। डेबोरा के साथ पत्र व्यवहार के दौरान बेंजामिन को पल पल की खबर मिलती रहती थी कि उनका नया घर कितना बन चुका है, उसमें कितने कमरे हैं, उसमें क्या क्या सामान लग रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं आदि। उनके लंदन जाने के पश्चात रिचर्ड बाक नाम के एक व्यापारी ने उनकी पुत्री से विवाह करने की इच्छा जाहिर की। सारा को भी रिचर्ड पसंद था। डेबोरा ने भी उसे देखा और पाया कि रिचर्ड एक नेक लड़का है, अतः उसने अपनी ओर से उसे पसंद कर लिया था। डेबोरा ने बेंजामिन को सारा और रिचर्ड के बारे में पत्र में लिख भेजा था। विचार करने के पश्चात उन्होंने भी इस विवाह के लिए अपनी मंजूरी दे दी। अतः सन 1767 में अक्टूबर मास में सारा और रिचर्ड का विवाह हो गया। चूंकि डेबोरा फिलाडेल्फिया में अकेली थी, अतः विवाह के पश्चात लगभग 8 माह तक रिचर्ड व सारा डेबोरा के साथ उनके घर पर ही रहे। शादी के पहले साल में ही सारा और रिचर्ड के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। बेटी के घर में आई इस खुशी से डेबोरा बहुत प्रसन्न थी। बेंजामिन को जब इसकी सूचना मिली तो वे भी प्रसन्नता से फूले न समाये। डेबोरा नन्हे बच्चे से बहुत प्रेम करती थी। वह बहुत ही चंचल और होनहार बालक था। डेबोरा समय समय पर उसके बारे में बेंजामिन को लिखती रहती थी। बेंजामिन भी डेबोरा को पत्र लिखकर समझाते रहते कि वह नन्हे बालक को सच्चाई पर चलने की शिक्षा दे। ऐसा करने में यदि बच्चे के माता पिता उसे कभी कभी मारे या डांट लगाएं तो वह बीच में न पड़े, क्योंकि अक्सर बड़ों के लाड प्यार में पड़कर बच्चे बिगड़ जाते हैं। डेबोरा की मृत्यु। सारा के नन्हे बच्चे की ओर ध्यान देते समय डेबोरा अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे पा रही थी। काफी समय से डेबोरा का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन वह इस बात को नजरअंदाज करती जा रही थी। उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आती जा रही थी। वह शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुकी थी। बेंजामिन भी मन ही मन यह सोचकर प्रसन्न थे कि 10 वर्षों के वियोग का अंत होने वाला है। अब वे बहुत जल्द ही अपनी पत्नी से जाकर मिलेंगे, लेकिन शायद भाग को ऐसा मंजूर न था। एक दिन अचानक उन्हें डेबोरा की मृत्यु का समाचार मिला। उसे लकवे की शिकायत हो गई थी, जिस कारण उनका शरीर दुर्बल होता गया और देखते ही देखते शिथिल पड़ गया। मात्र 4-5 दिनों की बीमारी ने उन्हें इतना अधिक जकड़ लिया कि उनकी मृत्यु हो गई। उसके इस प्रकार शीघ्रता से चले जाने का सबको बहुत दुख हुआ। बेंजामिन और डेबोरा की वैवाहिक यात्रा 44 साल तक चली। जब बेंजामिन से उसका विवाह हुआ था तो वे प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले मात्र एक मजदूर थे। उस दौरान उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन डेबोरा ने उनसे विवाह करके कभी इस बात की शिकायत तक नहीं की। वह निर्धन अवस्था से लेकर धनवान होने तक भी अपने पति के साथ समान व्यवहार करती रही। यह उसके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। वह हमेशा अपने पति द्वारा कमाए गए धन को बहुत सोच समझकर खर्च करती थी।
ऐसी सद्गुणी जीवन साथी को पाकर बेंजामिन धन्य थे, लेकिन इस प्रकार एकाएक अपने जीवन साथी से बिछुड़ जाने पर वे मन ही मन टूट गए। उसे इस बात का बहुत दुख था कि अपनी पत्नी के मृत्यु के समय वे उससे बहुत दूर थे। वे सदा डेबोरा की सादगी का दिल से आदर करते थे। पेंसिल्वेनिया में राष्ट्रपति। बेंजामिन की उम्र बढ़ती जा रही थी। वे 75 वर्ष के हो चुके थे। अब उनमें पहले जैसी शक्ति नहीं रही थी। हालांकि उनकी मानसिक शक्ति अभी भी पहले जैसी ही थी, किंतु वे शरीर से हार चुके थे। उनके कार्य करने में जो चालाकी करने का मिश्रण था वह भी समाप्त होता जा रहा था। उन्हें जोड़ों के दर्द और पथरी की भी शिकायत होने लगी थी। बीमारी के कारण उनका शरीर भी दुर्बल होता जा रहा था। वे अक्सर बीमारी के कारण कई दिनों तक बिस्तर पर आराम करते। पहले तो फिर वे भी कभी कभी यात्रा पर चले जाया करते थे और अपना मन बहला लिया करते थे। यही नहीं, यात्रा के कारण उन्हें अलग अलग वातावरण में जाना पड़ता था और उन्हें कुछ व्यायाम करने के लिए भी समय मिल जाता था। लेकिन अब उनका सोचना था कि वृद्ध शरीर हो जाने के कारण उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, जो कि दिन रात कार्य करते रहने से संभव नहीं था। इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने कांग्रेस को अपना त्याग पत्र भेज दिया। उन्होंने उसमें अपनी बीमारी तथा शारीरिक दुर्बलता का जिक्र करते हुए कहा कि अब वे और अधिक समय तक किसी भी पद पर नहीं रह सकते, अतः मेरे स्थान पर किसी अन्य इंसान को नियुक्त कर लिया जाए। उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक सरकार की सेवा की और लोकोपयोगी कार्य किए। उन्हें देश विदेश से सम्मान मिला और अनेक पुरस्कार भी प्रदान किए गए। वे अक्सर कहते थे कि जीवन के बचे हुए दिन आराम से गुजारना ही उनकी अंतिम अभिलाषा है। लेकिन कांग्रेस ने उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस चाहती थी कि बेंजामिन अभी भी देश सेवा करते रहें। बेंजामिन ने तो अपनी प्रसन्नता तथा कार्य से मुक्त हो जाने के कारण त्यागपत्र दिया था, किंतु कांग्रेस द्वारा उसे अस्वीकार करना उनके प्रति अनंत श्रद्धा भाव दर्शाता है। हारकर बेंजामिन को कांग्रेस की बात माननी पड़ी और वे अपने पद पर बने रहे। 27 अगस्त सन 1783 का दिन वैज्ञानिक जगत में एक अद्भुत दिन था। इसी दिन पारिस में विश्व का प्रथम हाइड्रोजन गुब्बारा हवा में उड़ाया गया। बेंजामिन तथा उनके अनेक मित्रों ने इस ऐतिहासिक उड़ान को अपनी आंखों से देखा। यह गुब्बारा प्रोफेसर जैकिस चार्ल्स तथा लेस फ्रेंसिस रॉबर्ट द्वारा बनाया गया था। इसे चैम डे मार्स नाम के स्थान से हवा में उड़ाया गया था। यह वही स्थान है जिस स्थान पर आज विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर खड़ा है। बेंजामिन ने इस गुब्बारे की उड़ान को देखा तो बहुत उत्साहित और आनंदित हुए। इस घटना से प्रोत्साहित होकर उन्होंने मानवयुक्त हाइड्रोजन गुब्बारे की अगली परियोजना के निर्माण के लिए आर्थिक रूप से सदस्यता ग्रहण कर ली। फिर जब 1 दिसंबर सन 1783 को हाइड्रोजन गुब्बारे ने दोबारा उड़ान भरी तो बेंजामिन को सम्मानित लोगों के साथ एक विशेष स्थान पर आदर सहित बिठाया गया। बेंजामिन की प्रतिष्ठा पहले से ही अधिक होती जा रही थी। लोग उनकी योग्यता तथा बुद्धिमत्ता पर मुग्ध थे। अब बेंजामिन अपने जीवन का बचा हुआ समय अपने परिवार के साथ अपनी जन्मभूमि पर बिताना चाहते थे। फ्रांस में उन्होंने लगभग 7 वर्ष से भी अधिक समय गुजारा था। अब एक बार पुनः उन्होंने कांग्रेस से कहा कि वह उन्हें कार्य से आज़ाद कर दें। पहले पहल तो वे पेरिस जाना चाहते थे। उसके पश्चात उन्होंने इटली और जर्मनी जाने का विचार बनाया, किंतु लगातार गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। अब वे वापस अपने शहर पेंसिल्वेनिया जाना चाहते थे। कांग्रेस ने भी उनकी प्रार्थना को मंजूरी दे दी। उन्हें 7 मार्च सन 1785 को वापस जाने का आदेश दे दिया और उनके स्थान पर जेफरसन की नियुक्ति कर दी गई।
बेंजामिन के वापस जाने की पूरी तैयारी कर दी गई। सभी बड़े से बड़े अधिकारीगण उनके वापस जाने से दुखी थे। इसका कारण था कि बेंजामिन पल भर में ही सबको अपना बना लेते थे। उसे पूरे यूरोप में प्रसिद्ध हो चुके थे। उन्हें विदा करने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई। विदेशी सचिव ने भी फ्रांस के राजा की ओर से उन्हें शुभकामनाएं संदेश दिया। उनका पुत्र विलियम भी लगभग 10 वर्ष पश्चात वहां उनसे मिलने आया। सुनहरी यादों के साथ वे एक बार पुनः अपने देश को रवाना हो गए। हमेशा की तरह उन्होंने यात्रा के दिनों में कई लेख तथा निबंध लिखे। हालांकि उनके साथ आ रहे कुछ लोगों ने उन्हें उनका आत्मचरित्र आगे लिखने की भी सलाह दी, जिसे उन्होंने कुछ समय पूर्व ही लिखना शुरू किया था। किंतु बेंजामिन ने ऐसा न करके कुछ अन्य विषयों पर लेख लिखे। 48 दिनों की यात्रा के पश्चात वे फिलाडेल्फिया आ पहुंचे। उनका आदर सत्कार करने के लिए वहां लोगों का मेला लगा हुआ था। लोग जोर जोर से उनके आदर में नारे लगा रहे थे, उनकी जय जयकार कर रहे थे। एक लंबे जुलूस के साथ उन्हें आदर सहित उनके निवास तक ले जाया गया। अगले दिन राज्यसभा में उनका सम्मान किया गया। उन्हें मानपत्र के साथ शुभकामना संदेश प्रदान किया गया, जिस पर लिखा था कि हमें यकीन है कि हम जो भी कहेंगे उसे पूरे देश की आवाज़ माना जाएगा। आपके द्वारा की गई देश सेवा की कोई कीमत नहीं है। न केवल इस वर्तमान समय के लोग ही आपका आभार मानेंगे, बल्कि अमर और अक्षय कीर्ति के साथ आपका नाम इस देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारी भावी संतति सहस्र मुख से आपका गुणगान करेगी। यही नहीं, उन्हें अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय तथा अनेक संस्थानों द्वारा भी इसी प्रकार के मान पत्र प्रदान किए गए। बेंजामिन ने सबके प्रति अपना आभार प्रकट किया और अंत में यह कहकर अपना वक्तव्य समाप्त किया कि एक सच्चे नागरिक होने के नाते मेरा जो कर्तव्य बनता था, मैंने केवल उसका पालन किया है। अपने देश में आने के बाद बेंजामिन के स्वास्थ्य में भी पहले से सुधार होता गया। वे चाहते थे कि जीवन के शेष दिन आराम से बिताएं, किंतु ऐसा न हो सका। उन्हें पेंसिल्वेनिया की नियामक समिति के सभासद चुन लिया गया और इच्छा न होने पर भी वे पुनः काम में व्यस्त हो गए। कुछ ही समय पश्चात 18 अक्टूबर सन 1785 को मतदान के दौरान उन्हें पेंसिल्वेनिया का राष्ट्रपति चुन लिया गया। इस प्रकार वे पेंसिल्वेनिया के छठे राष्ट्रपति बने और जॉन डिक्सन का स्थान लिया। यह पद दूसरे राज्यों के गवर्नर के पद जैसा था। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उन्होंने कुशल नेतृत्व करके पेंसिल्वेनिया में खूब सुख शांति दर्ज करवाई। नगरों की जमीन व जायदाद की कीमत भी पहले से 4 गुना हो गई। कृषि को भी प्रोत्साहन मिला तथा उनके शहर में विदेशों से आने वाला व्यापार भी बढ़ता गया। लोगों को उचित कार्य मिलने लगा। उन्होंने फिलाडेल्फिया में कई मकान खरीद लिए थे, जिनके किराए से उनकी आय का बंदोबस्त हो जाया करता था। 20 वर्ष पूर्व उनकी अनुपस्थित में पत्नी डेबोरा ने जो मकान बनवाना शुरू किया था, उसका कुछ कार्य अभी तक शेष था। बेंजामिन ने उस मकान को भी पूरा करवाया और परिवार सहित वहां आकर रहने लगे। उस समय बेंजामिन के साथ उनकी पुत्री सारा, उसका पति रिचर्ड और सारा के 6 बच्चे भी इस मकान में रहते थे। अपने 6 पौत्रों के साथ बेंजामिन के दिन खुशी से बीत रहे थे। यह उनके लिए सौभाग्य की बात थी कि 23 वर्षों तक विदेश में रहने के पश्चात उन्हें अपने घर में रहने का अवसर मिला। डिबोरा ने वह मकान बहुत ही कुशल तरीके से बनवाया था, लेकिन वह स्वयं इसमें रहने के लिए जीवित न रही। बेंजामिन इस बात का हमेशा अफसोस मनाते रहे। पेंसिल्वेनिया में राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उन्हें जो भी वेतन मिलता उसे लोक कल्याण के कार्यों में लगा देते। उन्हें रुपयों का लालच नहीं था, बल्कि देश हित के कार्य करने में आनंद मिलता था। अक्सर उनके निवास पर उनसे मिलने वाले
लोगों की भीड़ लगी रहती थी। वे लोगों से बड़े प्रेम से मिला करते थे। जब कोई प्रतिष्ठित इंसान अथवा कोई उनके जैसा तत्वज्ञानी आकर उनसे ज्ञान विज्ञान की बातें करता तो उन्हें बहुत आनंद मिलता था। उनके पास साहित्य का अमूल भंडार था। उनकी स्मरण शक्ति इतनी प्रबल थी कि पुस्तकालय में कौन सी पुस्तक कहाँ रखी हुई है वे पल भर में बता देते। उनके बात करने का तरीका मनमोहक और आकर्षक था, जो पल भर में किसी भी इंसान को उनका दीवाना बना देता था। वे 3 वर्ष तक पेंसिल्वेनिया में राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। इसके पश्चात उन्होंने कोई भी पद अपने हाथ में नहीं लिया, किंतु समय समय पर कई सरकारी व गैर सरकारी कार्यों के लिए उनकी सम्मति ली जाती। अब वे अपने बचे हुए समय में से रोजाना कुछ समय अपना आत्मचरित्र लिखने में व्यतीत करते, जो पिछले कुछ समय से अधूरा पड़ा हुआ था। सन 1771 तथा सन 1788 के बीच में उन्होंने अपने आत्मचरित्र का लेखन समाप्त किया। उन्होंने यह कथानक अपने पुत्र विलियम के नाम संबोधित किया था, किंतु कुछ समय पश्चात उनके एक मित्र के अनुरोध पर इसे मानवता के लाभ के लिए पूरा किया गया। कहते हैं कि जब इस संसार में कोई इंसान बड़ा और प्रसिद्ध हो जाए तो अन्य लोगों में यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि इसकी उन्नति का कारण क्या है। बेंजामिन भी ऐसे ही लोगों में से एक थे। इसका कारण उनका सच्चा देश प्रेम, कार्य करने की लगन, नेक चरित्र तथा उनकी सादगी थी। थैंक यू।